तो पहली इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके अब सरकार ने शिक्षा मंत्रालय कर दिया। हाँ, इसे कहते हैं सर्कुलर रोटेशन। पहले जो था वहीं पहुंच गए। वैसे मेरी सजेशन, हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ, इन्वर्टर ऑन कर दूं। ओके, कम बैक। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई कि एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदल गया, उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मैं कह रहा था, मेरी सजेशन थी कि एमएचआरडी मंत्रालय तो रहता, लेकिन उसमें से शिक्षा मंत्रालय अलग बना दिया जाता है। यानी भारत का एक शिक्षा मंत्रालय अलग होना चाहिए जो विशेष रूप से एजुकेशन के लिए वर्क करे। अब नाम बदल देने के बाद भी जो एमएचआरडी मंत्रालय के ऊपर प्रभार था वो तो कम हुआ नहीं, यानी जो उनके ऊपर वर्कलोड था वो घटा नहीं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से भारत में कृषि मंत्रालय अलग है, वन मंत्रालय अलग है, उस तरह से एक शिक्षा मंत्रालय अलग से होना चाहिए था जिसे मानव के अन्य संसाधन नहीं होने चाहिए थे। खैर चलिए, नाम बदल करके कम से कम कुछ महत्व दे दिया शिक्षा को। वैसे भी हमारे देश में शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है, बाकी अन्य चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए ये देखिए, तो आप शराब की दुकानें पहले खोल दी गई और शिक्षा की दुकानें अभी तक नहीं खोली गई हैं, और साफ कह दिया गया है कि शिक्षा की दुकानें अभी और नहीं खोली जाएंगी, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। यानी कि हमारी दुकान जो है वो बंद रहेगी, उस पर ताला लटका रहेगा, और 31 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थानें में जिसमें कोचिंग भी सम्मिलित हैं नहीं खोली जाएंगी। तो रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे वो थोड़े से दुखी जरूर होंगे। ऑनलाइन वालों को तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, उनका तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन बढ़िया है। लेकिन बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो एक प्रकार से थोड़ा सा सैड न्यूज कि 31 अगस्त तक कोचिंग संस्थानें नहीं खुलेंगी। ठीक है, क्लियर? आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए, नेटवर्क भी क्लोज करिएगा। वीडियो ऑन रहता है तो लगता है कि हाँ हम किसी से बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे लगता है कि हम जैसे फोटो से बातचीत अपने आप से ही बात करते रहते। तो क्लियर है? पर एक चीज ये मुझे क्लियर करनी थी, कल सर मैं उनका वो पीडीएफ पढ़ रही थी, तो सर जो एमएचआरडी है सर वो आप हम एमएचआरडी नहीं बोलेंगे, उनको हम एमओई ही बोलेंगे। हमको ये जानना था। ना अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई, ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया वो। और मतलब सर अब एमएचआरडी हम नहीं बोलेंगे, ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, रमेश पोखरियाल उसके अध्यक्ष यानी मिनिस्टर, दैट्स इट। तो अच्छा है, थोड़ा शिक्षा को महत्व दे दिया, कुछ नहीं तो नाम का तो दिया ही दिया, एक चीज तो है ही। भारत की नई शिक्षा नीति आ गई है, ठीक है। नई शिक्षा नीति का मसौदा अभी हमने आपको अध्ययन कराया था इससे पहले हायर एजुकेशन की यूनिट में। अब नई शिक्षा नीति ही पूरी अध्ययन कराऊंगा। नई शिक्षा नीति जब हायर एजुकेशन अभी पढ़ाऊंगा, जिन लोगों का फिर से चलेगा, यानी अभी साइकिल चलता है हमारा, तो उसमें जो लोग नए जुड़े हैं उनका नई शिक्षा नीति उधर पढ़ाऊंगा, और बाकी लोगों को रिवीजन मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति का वीडियो भी बना दूंगा जो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्लियर? रिसर्च का भी सर? हाँ सर रिसर्च? यस सर। रिसर्च आप लोगों का रिसर्च छूटा है? अच्छा, साइकिल के हिसाब से कुछ रिसर्च छूटा है, इसका रिसर्च हो चुका है। एक्चुअली साइकिल चल रही होती है ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आगे पीछे होगा। रिसर्च ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड? हाँ, रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड भी सर। टीचिंग एप्टीट्यूड तो साइकिल चलेगी ना। अभी जैसे कि एक क्रम में ये मैंने पहले करा दिया, अब ये आगे चल रहा हूँ, तो इसमें जो लोगों का होता चलेगा वो लोग बाहर होते चलेंगे। तो साइकिल अब कंप्लीट होगी तो वहां फिर शुरू करा दूंगा, और थोड़ा एग्जामिनेशन को भी देखूंगा। एग्जामिनेशन का भी कोई क्लियरेंस नहीं है। अब जब शैक्षणिक संस्थानें 31 अगस्त तक बंद हो गई, तो आप ही जरा सोचिए कि जो परीक्षाएं होनी थी सितंबर में रखी गई थी 7 सितंबर, तो शिक्षण संस्थानें ऐसे खुलेंगी और ऐसे परीक्षाएं ले लेंगी? पॉसिबल है? आपको लगता है? सर फिर बीएड वाला 9 तारीख को सर कैसे करवा रहे हैं? कौन सा
सर बीएड का एग्जाम जो 9 तारीख को होना है, 9 अगस्त को। अब देखिए वो क्या कराते हैं, बीएड के एग्जामिनेशन के लिए क्या करा रहे हैं, क्या सिस्टम है। लेकिन जनरली क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में ही एग्जामिनेशन होता है। अगर 31 अगस्त तक सब शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं तो सबके कंप्यूटर भी बंद होंगे, सारे सिस्टम बंद होंगे। अब आप अचानक खोलते ही सब कंप्यूटर की जो परीक्षाएं हैं, जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन परीक्षाएं की बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन परीक्षाएं इतनी जल्दी से दुर्गति से नहीं रन कर जाएगी। वो सब सिस्टम बैठा हुआ होगा, बंद होगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा तो वक्त लगेगा कि आप सप्ताह भर में परीक्षाएं ले लेंगे। तो इतना साधारण नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हाँ वो परीक्षाएं इतनी जल्दी ले लें। और बड़े लेवल की परीक्षाएं, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं। अब एनटीए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। अब जहां पर इतनी बड़े स्तर पे कोरोना फैल रहा है, उसमें इतना सरल नहीं है कि ये इतनी आसानी से परीक्षाएं ले लेंगे। 10 लाख लोगों को आप घर से निकाल के कहोगे आओ परीक्षा दे दो, तो ये तो आप कह रहे हो कि घर में रहिए, अधिक से अधिक घर में रहिए। ठीक है, घर में रहे तो घर में रहना अपनी जगह, घर से निकल के आइए, बाहर आइए। तो देखिए जो अनिवार्य परीक्षाएं हैं, जैसे 3rd ईयर फाइनल, यानी बीए 2nd ईयर, बीए 1st ईयर रोक करके 3rd ईयर फाइनल या फाइनल के ईयर्स की परीक्षाएं, वो तो चलिए कुछ प्रयास करके लिया जा सकता है। बाकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जो बड़े स्तर पे होती है, जिसमें लाखों लोग बैठते हैं, उनमें बच्चों को निकालने का मतलब है ट्रेन का सफर करना, आना जाना, सो बहुत ही इस वक्त रिस्की है। अब अच्छा न्यूज यही है कि सुनने में आ रहा है कि 2-3 वैक्सीन जो है वो संभावित है आने की, सुनने में आ रहा है। और अब वो कितना प्रभावी होंगे, कितना उनका रिजल्ट होगा, वो सब कुछ तो आने के बाद दिखाई देगा। तो वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन एंड टिल देन हम लोग जो है वो घर में बैठे रहें और यही करते रहें, क्लास, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों ने रिवीजन किया? दीपक रिवीजन किया? नहीं किया? सर क्लास होने के बाद। क्लास अच्छा, जो जो बोले सब लोग अपना ऑडियो, सब लोग आज अपना ऑन कर लें वीडियो। नेटवर्क की जब इशू आए तभी आप बंद करिएगा वीडियो ऑन रखिए। नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, जहां जहां इशू है वो लोग बंद रखें, बाकी लोग ऑन कर दें क्लास में, क्योंकि पता नहीं चलता है कि आप क्लास में हैं या नहीं हैं। नेटवर्क के बहाने के नाम पर सब गायब हो जाते हैं। नहीं सर, फैजा से भी बोलिए ऑन करें सर, वो भी सर नेटवर्क इशू होगा तो सर अपने आप चली जाएगी वो। सर अपने आप दिख जाएगा। क्लास जैसी फीलिंग आनी चाहिए ना, सब लोग क्लास में है तो उपस्थित हो। चलिए, आज बहुत कम लोग आए हैं। ऑनलाइन की क्लास में भी कम लोग आते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए इसमें, किसको सजा दिया जाए इसके लिए। जब ज्यादा लोग आए तब टेस्ट लीजिए। उसका इंतजार में कभी टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा इंतजार करेंगे तो शायद ही कोई आएगा, सबके सब भाग देंगे। टेस्ट का नाम लेते इस समय गायब हो गए हैं पूरे चित्र में, केवल 7 लोग उपस्थित हैं। और सर क्वेश्चन के साथ विद ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन। हाँ सर, सर एक दिन और दे दीजिए बस। हाँ। चलिए ठीक है, तो सर कल पूछ लीजिएगा। अच्छा, कल पूछें, ठीक है, कल पूछते हैं। तो चलिए फिर बिगिन करते हैं आज की क्लास। यस सर। तो आज जो अध्ययन करेंगे वो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के ऊपर चर्चा होगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOENCC के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुई। सीपीसीबी को वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए। यह एक क्षेत्र संगठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत
पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। यह तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड की सक्रियताओं का समन्वय करता है और उनके बीच को भी विवाद जो उत्पन्न होता है उन्हें हल करने का प्रयास करता है। यह प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में देश में शीर्ष संगठन है, यानी एपेक्स बॉडी है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदूषण के दृष्टिकोण से जो एपेक्स बॉडी देश का है वो है दैट इज सीपीसीबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यानी MOEF के एक तकनीकी विंग के रूप में काम करता है। बोर्ड का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा होता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री SP सिंह परिहार, जो कि एक IAS ऑफिसर है। अब ये थोड़ा बदलता रहता है, अक्सर ये देखा गया है कि चेंज होता रहता है। सो इसको एग्जामिनेशन से पहले एक बार आप चेक करके तब जाइएगा। CPCB की का हेड ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें 7 जोनल अधिकारी और 5 प्रयोगशालाएं हैं। बोर्ड पर्यावरण आकलन और अनुसंधान आयोजित करता है। CPCB जोनल अधिकारी आदिवासी और स्थानीय सरकारों के परामर्श के विभिन्न स्थानीय कानूनों के तहत राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। CPCB जल व वायु प्रदूषण की निगरानी करने और निगरानी डेटा बनाए रखने का कार्य करता है। CPCB प्रदूषण की रोकथाम व ऊर्जा संवर्धन के प्रयासों के लिए एक विस्तृत विविधता में सभी स्तरों के सरकारों के साथ काम करता है, यानी हर लेवल पे ये एक प्रकार से सभी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने कार्य को करता है। यह देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ सामंजस्य बैठाते हुए और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए ये अपनी क्रियाओं को अनुमोदित करता है। यह केंद्र सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने की सलाह भी देता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जल और वायु प्रदूषण के औद्योगिक और अन्य स्तरों पर भी सलाह देता है। CPCB अपने सह संगठनों के साथ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। CPCB के जोनल कार्यालय बंगलुरु, कोलकाता, शिलांग, भोपाल, लखनऊ, वडोदरा में स्थित है तथा आगरा में इसका एक परियोजना कार्यालय भी है। सो ये था CPCB क्या है। मैंने अभी आपको CPCB पे नोट्स के विषय में बताया। अब अन्य बातों की चर्चा करेंगे। CPCB एक्चुअली एपेक्स बॉडी। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न यहां बन सकता है कि भारत में प्रदूषण के दृष्टिकोण से सबसे शीर्ष संस्थान कौन सी, तो दैट इज CPCB, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है इसके अध्यक्ष, वो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाया तो उस समय यही थे। मैं एक बार फिर देख लेता हूं CPCB। तो ये चूंकि बदलते रहते हैं, वैसे द करंट एक्टिंग चेयरमैन श्री रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ डॉक्टर CPCB, देखिए बदल गए हैं, देखिए बदल गए हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, सुधार उसमें अमेंड कर लीजिए। श्री रविशंकर प्रसाद, हाँ, करंट एक्टिंग चेयरमैन इज श्री रविशंकर प्रसाद। SP सिंह परिहार जो है एजेंसी एग्जीक्यूटिव एट प्रेजेंट। मैं फिर देखता हूँ थोड़ा सा। CPCB हाँ, एजेंसी हेड जो है वो श्री रविशंकर प्रसाद, ये भी IAS है, इसमें चेंज कर लीजिए। और ये अभी बदले हैं फरवरी 2020 से, अभी ये है एजेंसी एग्जीक्यूटिव के रूप में। चेयरपर्सन डॉक्टर प्रशांत गरगावा, मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर प्रशांत गरगावा ने याद करिए, बस इतना काफी, क्योंकि चेयरपर्सन पूछता है। तो श्री रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद। अब सोचिए, जो भी भारत में जितने भी क्रियाएं हो रहे हैं प्रदूषण को लेकर, वो CPCB करता है। अब
एग्जाम्पल के रूप में अगर दिल्ली में 1-to-1 या ऑड इवन फॉर्मूला लगाने की बात उठी तो यह रिकमेंडेशन सीपीसीबी ने सरकार को दिया, या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जाए प्रदूषण को कर्ब करने यानी कंट्रोल करने के लिए, तो वो किस संस्था से पूछेगी? तो सीपीसीबी से पूछेगी। पन्नी यानी पॉलीथीन बैग्स को बैन करा जाए ना करा जाए, इस संबंध में रिकमेंडेशन कौन सरकार को सुझाएगा? सीपीसीबी सुझाएगी। कचरे को कैसे निष्पादित किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, वेस्ट के लिए क्या और रास्ता अपनाया जाए, किसी वेस्ट ना जाए यानी समुद्र में जो कचरे फेंके जा रहे हैं उन पर रोकथाम लगाने के लिए क्या और एस्पेक्ट अपनाए जा सकते हैं, कचरे के संबंध में, पर्यावरण के प्रदूषण के संबंध में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संबंध में, प्रदूषण से संबंधित जो क्रियाएं हैं, इन सब पर विभिन्न एक्शंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीपीसीबी कार्य करता है। सीपीसीबी इस प्रकार से भारत की शीर्ष इकाई है जो पर्यावरण में अपनी सुझाव देता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वर्क करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जितना डेप्थ में पूछा जा सकता है मैं उतना ही सतही अध्ययन आपको कराता हूं। जैसे एनवायरमेंटल साइंस अपने आप में एक बहुत ही डेप्थ वाला विषय है, अब उसमें तो पूरा पीएससी, एमएससी, पीएचडी तक है। अब यहाँ पर अगर अध्ययन कराया जाए तो सीपीसीबी अपने आप में एक पुस्तक बन जाएगी, उसके द्वारा जितने मिशन है सब उसमें आ जाएंगे। तो इतना डेप्थ में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता, जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, जिसके तहत लगभग 80 से 90 पन्ने का नोट्स अभी तैयार हो जा रहा है। और उसके बाद ईयरली क्वेश्चन ऐड कर लेंगे तो भी जो कर पहुंच जाता है 100-125 के ऊपर। इतना ही बहुत है एक यूनिट में। अगर आप पूरा 10 यूनिट पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए इतना बहुत है सी सेट के लिए, सीट सेट के एग्जाम के लिए इतना बहुत है। हाँ बहुत है, 1000 पन्ने करके आप जा रहे हो, जिसके अंतर्गत आपने 15 साल के क्वेश्चन को लगा लिया है। 15 साल के यूपीएससी क्लियर हो जाएगा इतने में तो। 1000 से 1500 क्वेश्चन आप लगा के गए हो, 1000 से 1500 क्वेश्चन के ऑप्शंस पर डिस्कशन होता है तो 4 से 5000 का वोकैबुलरी बन जाता है। इतना बेहतर वोकैबुलरी प्रिपरेशन आप करके जाते हो तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत महसूस करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हिट हो जाएगा। ठीक है सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी के फॉर्म आए हुए हैं? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया होगा, अभी तो सभी का फॉर्म निकल रहा है क्योंकि सबको पैसे चाहिए। आया हुआ है सर, आया हुआ है 34 सीटें हैं एजुकेशन में। हाँ हाँ सर एक चीज और उसमें मेंशन थी सर, एमफिल इज डिसकंटिन्यू लिखा था सर, हमको ये समझ नहीं आया सर उसमें। एमफिल का क्या लिखा है सर? एमफिल इज डिसकंटिन्यू ये लिखा था। एमफिल तो अब अवैध वैसे भी मान्य नहीं है ना उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए। सर मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें कह रहा था कि कुछ पॉइंट्स क्या सर वो एड अप होते हैं क्या सर पीएचडी के, और उसमें तो सर बहुत लोग परेशान थे कि जो एमफिल कर चुके हैं जिनका 2 से 3 साल वो हो चुका, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ का पॉइंट्स एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा पीएचडी करने पे, क्योंकि सर पीएचडी अनिवार्य हो रही है, पीएचडी का तो सर बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। देखिए पीएचडी तो अब विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई भी ऐसा बंदा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है 90% पीएचडी करना अनिवार्य है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे तो डिग्री कॉलेज में अप्लाई करोगे कि छांट कर उसको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, और फिर जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं सर कभी कभार लगता है सर पीएचडी होगी हमसे कि नहीं सर। सही मैं अपना बता रही हूँ सर, सबका नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। आज के टाइम पे पीएचडी में पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सटायर हो गया, हम लोगों ने बहुत सटायर कर लिया, बहुत बातें कह ली और गवर्नमेंट को भी कह दिया, प्रेजेंट सिचुएशन भी कह दिया, सारी बातें अपनी जगह। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हार्डवर्क कर लीजिए, यही समय जरूरी है, इस टाइम को बना लीजिए, इस टाइम को जितना हो सके आप कंट्रोल कर लीजिए। क्लियर? 12 आवर्स का प्रयास करिए, अपने टाइम टेबल को इस तरह से मेंटेन करिए, जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं उन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए।
हाँ बोलो। सर मैं करती हूँ सर, कोशिश करती हूँ सर, हो भी जाता है सर, 8-9 आवर्स हो जाता है, लेकिन सर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता सर। सबसे बड़ी कमी मेरी कॉन्फिडेंस है सर। मैं पढ़ती हूँ, फिर वो चीजें एक्सप्लेन भी करती हूँ, फिर यकीन नहीं आता सर मैंने किया एक्सप्लेन, और सर वो हाँ। कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। पता नहीं सर, अपने पे ही नहीं भरोसा, अगर ये कहो इन शॉर्ट तो हाँ। वो ये मेरे को लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो उसको बनाने का एक तरीका है, वो है प्लानिंग। आप प्लानिंग बनाओ ना, आप मल्टी लेवल प्लानिंग बनाओ। आप एक प्लानिंग सेटअप करो, उसको स्टेप वाइज, मल्टी स्टेप वाइज प्लानिंग। जैसे आप एक प्लानिंग बनाओ कि अगर 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, या 6 महीने के बाद नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो मेरे पास क्या अचीवमेंट होगी। सबसे पहले प्लानिंग बनाओ, अपने लक्ष्य पे पहले वापस सोचो, हमारा लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कृति, क्या लक्ष्य है आपका? क्वालिफाई करना, प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। असिस्टेंट प्रोफेसर सर। बिल्कुल, मैंने आपको काउंसलिंग दिया है, मैंने बताया है आपका लक्ष्य जेआरएफ क्वालिफाई करना नहीं है। हजारों लाखों लोग जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करके घर बैठे। यस सर। तो ये रुकना नहीं है, तो प्लेटफॉर्म है, यहां से गाड़ी पकड़ना, आगे बढ़ना। स्टेशन जाना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, गंतव्य पे पहुंचना लक्ष्य होता है, समझ रहे हैं? सो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट प्रोफेसर सर। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पहली स्टेप है, वो आप पहुंचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब 2 चरण हो गया है, डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी नेट मांगी जाती है, आपके पास है? नहीं है, तो पहला नेट क्वालिफाई करना है। नेट क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है? आप आपके पास 2 महीना भी हो तो आपको लगेगा 2 महीने में हो जाएगा, नहीं, आपके पास इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और अभी तक आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है। इसलिए पहले देखिए कि हम सारी किताबों को पढ़ने में कितना वक्त लगाएंगे। किताबों को तो सारा कभी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन एक लेवल पहुंचाने में हमें कितना वक्त लगेगा। आप एक पेपर सॉल्व करो, आप आज ही उठाओ एक पेपर, इंटरनेट से डाउनलोड करो, यूजीसी नेट का, अपने विषय का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का, समझे, अब साइकोलॉजी का, ठीक है, उस पेपर को आप सॉल्व करो। हाँ ठीक है, सॉल्व पेपर आपके पास मौजूद है, बुक है, तो भी कहीं से भी एक पेपर को सॉल्व करो और आज की डेट में उसकी रेटिंग लिखो। आपने उस पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए? आपने 100 क्वेश्चन के पेपर में 60 क्वेश्चन सही कर लिए, लेकिन जेआरएफ पाने के लिए 70+, 75+ होना चाहिए। अब आपका अगले दिन का प्रयास होना चाहिए कि हम इन पेपर से क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करें, यानी आप 2-4 पेपर से क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करके आप उसको टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लीजिए, चैप्टर वाइज बांट लीजिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर सर? किया है सर, आप जो बोल रहे हैं, मतलब सर मैं सही जा रही हूँ सर, सॉर्टेड है सारे क्वेश्चन सर। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा है, करो, यही करके बैठे हैं। यही तो चाह रहा हूँ, करो। आप शॉर्ट लिस्टेड करो कि कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर आप देखो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रहा है, आपका कौन सा सेक्शन ज्यादा वीक है। अब आप कमांड करो कि इस सेक्शन हमें मजबूत करना है, तो आप अपने उस सेक्शन के हिसाब से वर्क करो। अगर आप एजुकेशन के सब्जेक्ट के हो तो साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से देखो कि आप फिलॉसफी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको वो सेक्शन कौन कौन सा कमजोर है। अगर साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में ज्यादा थिंकर्स पे पूछे जा रहे हैं, क्या आपने थिंकर्स तैयार किया है, तो जो आप कर सकते हो बुक्स को उठा करके अध्ययन करिए, उनके हिसाब से आप शॉर्टलिस्टेड करिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, पेपर लगाइए। पेपर लगाने से प्रैक्टिस होती है, आपको समझ में आता है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जैसे मैं आपको अगर फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है तो मैंने हर यूनिट का क्या किया है, एनालिसिस कर रखा है, ये देखा है कि किधर किधर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने नोट्स को मेंटेन किया। तो जब मैंने सारे क्वेश्चंस को उठाकर नोट्स को मेंटेन किया तो 100-150 पन्ने का नोट्स बन गया। ऐसे अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पढ़ेगा, लेकिन अभी क्या सीक्वेंसली सेटअप किया। आप भी अपने नोट्स को सीक्वेंसली बनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे ही काम होगा, एक बार में कार्य नहीं हो सकता। आप 2-3 सेक्शन पर रोज स्टडी करो, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, जो आपका एजुकेशन में है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, तो हर सेक्शन को आप पार्टेट कर लो।
अगर आप फिलॉसफी में तो कौन कौन थिंकर से तो 10 थिंकरों का नाम पार्टेट कर लिया, अब उनके ऊपर आप वर्क करो। इस तरीके से आप मेहनत करो, मठानी लेकर मठो, मठानी लेके जब आप मठेंगे लगातार तो कुछ मक्खन निकलना शुरू होगा। नहीं सर, अब मतलब सर जो मैं कर रही हूँ ना, मैं सही जा रही हूँ सर। पहले मुझे ये लग रहा था कि हाँ, नहीं तो फिर क्या बात है, जब तुम सही जा रही हो तो तुम चिंता नॉट, ठीक है। सर फीलिंग नहीं होता ना सर, ये बता रही हूँ, फीलिंग नहीं होता, सही जा रहे गलत जा रहे हैं सर। फीलिंग आप पेपर का फिर टेस्ट लो, हर सप्ताह एक टेस्ट लो अपना, हर सप्ताह आप एक पेपर लगाओ और देखो भाई हमने पिछले सप्ताह जो लास्ट पेपर किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमने 60 क्वेश्चन सही करे थे, अगर अब हमारा 62 होता है, इसका मतलब कि हम कुछ अप्रोच कर रहे हैं। आप अपना टेस्ट लो, पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उनको लगाओ, इनसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में, कितने डेप्थ में, कितना जा रहे हैं, कितना हम क्या पढ़ना चाहिए। आपको ये भी मिलेगा, अरे हमें इस लाइन इस चीज को पढ़ना चाहिए, हम इस चीज को अक्सर स्किप कर देते हैं, ये चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये साइकोलॉजी का सेक्शन इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये थिंकर्स को पढ़ लेना चाहिए। अक्सर देखो सोशियोलॉजी में श्रीनिवास पर पूछ ले रहा है, जबकि हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी नहीं है, अतः लो सोशियोलॉजी की किताब श्रीनिवास को पढ़ लो, अतः देखो कि क्या पूछ रहा है। हम भले ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जीएसटी पे जीएस में पूछा जा रहा है तो जीएसटी पढ़ना है हमें, अब हमारा ये सेक्शन मजबूत करना है हमें। इस तरीके से आपको अपने सेक्शंस को मजबूत करते चलना है, और जब आप धीरे धीरे ऐसा करने लगेंगे कौन बेटा बात समझ आ रहा है आपको? तो धीरे धीरे आप ऐसा करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, आपको पता चलेगा कि मुझे 9 महीना चाहिए, मुझे तो 10 महीना चाहिए, अब मुझे 9-10 महीना चाहिए, और पता चलेगा 4 महीने में तो ये हमारे खाने खाना और काम करना पड़ेगा। हो सके हम 9-10 महीने लगता, 10 महीना 1 साल और तब नहीं नॉर्मल होती है, आपको लगे कि तैयार हैं, बैठेंगे सीधा है होगा, आवाज आपकी बहुत धीमी हो गई। आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, वॉइस नहीं सही आ रही। कट कट के आ रही है। अब आ रही है? Yes, sir, अब आई। Getting my हाँ voice? सर, आ रही। Yes, sir. ओके, तो नेटवर्क इश्यू हो जाता है। चलिए फिर हमको भी आगे कर दीजिए, तो सर फिर से वैसे ही हो रही है आवाज। आपके स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। So now I'm starting about topic discussion. Okay, sir. Natural and energy resources out non-renewable energy और non-fossil fuels। जान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जनरली मैंने आप फॉसिल फ्यूल्स से पहले पढ़ाया है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि जीवाश्म ईंधन, यानी कि वो मैंने जीवाश्म ईंधन बताया था, और मैंने समझाया था कि लाखों हजारों साल, लगभग 300,000 साल पहले ये माना जाता है कि आप बड़े पैमाने पर एक गर्भ में समा गए, और इनका जो कारण था वो कहीं भी प्रकार का पर हुआ हो सकता है, या अंदर किसी प्रकार का फोर्स क्रिएशन हो सकता है, इसलिए सारी चीजें जाकर समा गई। अब उस समय की वनस्पतियां, उस समय के तत्व समा गए, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम देते हैं। वनस्पतियों से कोयला और जो जीव तत्व थे उनसे, जैसे डायनासोर से जीवाश्म ईंधन के रूप में डीजल का उत्पत्ति हुई लाखों सालों में,
तो धीरे धीरे दबाव की वजह से कार्बन होते रहे और ये चेंजेस थे वो बदला और बदल जाए। फॉसिल फ्यूल्स को साथ में घेन होते हैं यानी जीवाश्म ईंधन जो कि आज हम वर्तमान प्रकार से नाउ ये वो तो है ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनके अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोत जिन्हें हम गैर जीवाश्म ईंधन के अंदर गैर जीवाश्म ईंधन यानी जो जीवों के अश्व नहीं है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि। इसी पर आज हम अध्ययन करेंगे कि यूरेनियम क्या है, थोरियम क्या है, प्लूटोनियम क्या है। हम तंग आ गए यार तुमसे। हम तो पहले बात करेंगे यूरेनियम। इसे एक गैर अक्षीय ऊर्जा कहा जाएगा। गैर अक्षीय ऊर्जा का मतलब जिसे आसानी से हम कर सकते हैं, जिसे लाखों लाख साल में प्राप्त किया जा सकता है। और ये गैर अक्षीय ऊर्जा जो कि काफी समय तक बनी रह सकती है, जो जैसे कि सूर्य की ऊष्मा, ये सारी चीजें काफी लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं। तो यूरेनियम भी पृथ्वी की गर्भ में पाया जाता है, इसलिए इसको भी गैर अक्षीय ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान रहता है। धीरे धीरे इसकी ऊष्मा हमें प्राप्त हो सकती है। इसे परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जाता है क्योंकि इसके अणुओं के विघटन से काफी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि यूरेनियम का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर पड़ा। ये पृथ्वी के गर्भ में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी की जो कोर स्थिति है वहां पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा यूरेनियम के रूप में पाया जाता है और यूरेनियम धीरे धीरे होता है और उससे निकलने वाली ऊष्मा है वो पृथ्वी की गर्भ में ऊष्मा का केंद्र माना जाता है। अब इस यूरेनियम की खोज मनुष्य ने किया और इस यूरेनियम की खोज करके परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसको अगर हम गुड वर्क के लिए अच्छे उपयोग के लिए देखें तो इसमें इतनी ऊर्जा है कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जा सकता है, रास्तों को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे विस्फोटक के रूप में उपयोग करें तो ये बॉम्ब के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 50 ग्राम यूरेनियम ले लें और बॉम्ब बन जाएगा। इसकी मात्रा के अनुसार इसे बताया गया है कि 1 किलो प्राकृतिक यूरेनियम की विघटन से 20 टन कोयले की मात्रा की ऊर्जा उत्पादित होती है और इस दृष्टिकोण से लगभग 7 किलो प्राकृतिक यूरेनियम के विखंडन को एक साथ किया जाए तो फिर बॉम्ब यानी एटम बॉम्ब का रूप ले लेता है। यूरेनियम की खोज जर्मन वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिक फोर्थ ने 1789 में किया, यानी काफी पहले इसकी खोज हो गई, इसको ढूंढ लिया गया। यूरेनियम का विखंडन, अब यहाँ पे क्या है कि अगर यूरेनियम का विखंडन एज यू कर दें तो परमाणु बॉम्ब का रूप मिलेगा। लेकिन यूरेनियम का विखंडन अगर हम संयंत्र में करें तो जिस संयंत्र में इसे विखंडित किया जाता है उसे रिएक्टर कहते हैं, जहाँ पर एक नियंत्रित विखंडन श्रेणी प्रतिक्रिया के माध्यम से यूरेनियम के अणुओं को विखंडित किया जा सकता है। एक लिमिटेड रूप से इसके विखंडन के द्वारा हम एक प्रकार से देखें तो काफी बड़े पैमाने पर एनर्जी को अवशोषित कर सकते हैं, एनर्जी को संचित कर सकते हैं। इस संचय के माध्यम से अगर हम इस एनर्जी का प्रयोग करेंगे तो काफी लंबे समय यानी सैकड़ों वर्ष तक हम इस एनर्जी का प्रयोग विभिन्न प्रकार की अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए कर सकते हैं। यूरेनियम प्लूटोनियम के पश्चात दूसरा सबसे भारी पदार्थ माना जाता है। 7 किलोग्राम यूरेनियम में एक परमाणु बम बनाने की क्षमता होती है। इस क्रम में पहला परमाणु बम जिसका प्रयोग युद्ध में किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसे हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 तथा दूसरा फैटमैन नामक परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर गिराया गया। अब यह सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध काल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरेनियम बॉम्ब का प्रयोग किया गया। अब ये काफी दुखद है क्योंकि यूरेनियम बॉम्ब काफी विनाशकारी तत्व है, मनुष्यों का बड़े पैमाने पर विनाश करता है।
युद्ध को देखा जाए तो काफी इस तरीके से रोकने में सहायता मिली। यूरेनियम या एटम बम का विकास होने से ये देखा गया है कि विश्व में युद्ध को काफी हद तक रोका जा सकता है, युद्ध को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आज अगर एटम बॉम्ब है तो इससे एक शांति का भी स्वरूप देखा जा सकता है। नहीं तो अगर आज से 100 साल पहले हम चले जाए तो बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, बाहुबली जैसी स्थितियां मेंटेन थी, हो रही थी, यही हर जगह हो रहा था। और अगर हम सदी के प्रारंभ में चले जाए तो 20वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पे प्रथम वर्ल्ड वार और द्वितीय वर्ल्ड वार में लोगों का मरना देखा। हाँ, दूसरे वर्ल्ड वार में इस एटम बम का प्रयोग हुआ जिसने बड़े पैमाने पे लोगों का खास किया, नुकसान किया, जान माल की। यूरेनियम बम का प्रयोग करना यानी एटम बम का प्रयोग करना काफी शर्मनाक स्थिति है। तो अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वार में एटम बम का प्रयोग किया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन स्थितियों में हुआ, इस बात को जरा समझें। तो युद्ध की स्थिति में देखा गया कि अमेरिका और उसकी साइड के लोग जापान से जीत नहीं पा रहे हैं। जापान का साइड देश परंतु उसने अमेरिकन साइड को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। तो उस पर दबाव बनाने के दृष्टिकोण से एटम बम का प्रयोग किया। लेकिन इसका आरोप यह लगता है कि जापान ने सर्वप्रथम जो है युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया, जबकि जापान का आरोप लगाया जाता है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने युद्ध नीति का उल्लंघन किया। ये कहा जाता है कि अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किया सर्वप्रथम, सॉरी एटम बम नहीं, अमेरिका ने युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया, केमिकल बम्स का प्रयोग किया। अब जापान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने केमिकल बम्स का प्रयोग किया है जिससे कि प्रयोग किया जाना नहीं था, यानी कोई एटम बम और केमिकल बम का प्रयोग नहीं करेगा, यह बात सुनिश्चित की गई थी। रात को युद्ध नहीं किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया था। नागरिक क्षेत्रों में युद्ध नहीं किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया था। लेकिन अमेरिका ने केमिकल बम का प्रयोग किया, जापान ने कहा कि केमिकल बम का प्रयोग हो रहा है और ये नुकसानदायक है, इससे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और ये गलत है। अगर अमेरिका केमिकल बम का प्रयोग करेगा, इस पर अमेरिका ने कहा कि स्पष्टीकरण करा दिया कि हमने कहाँ पर केमिकल बम का प्रयोग किया। युद्ध के समय स्पष्टीकरण कर पाना बहुत मुश्किल था, अतः लगातार अमेरिका केमिकल बम का प्रयोग किया। अंत में जापान खिन्न होकर रात के समय बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया, नागरिक क्षेत्रों को बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। इस पर अमेरिका ने जापान पर आरोप लगाया कि उसने युद्ध नीति का उल्लंघन किया, स्पष्ट रूप से नागरिक क्षेत्रों और रात के समय पे बॉम्बार्डिंग करना गलत है। अतः अमेरिका ने कहा कि अगर जापान ने युद्ध नीति का उल्लंघन किया, युद्ध नीति का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर हम भी युद्ध नीति का उल्लंघन करेंगे। और इस दृष्टिकोण से अमेरिका ने एटम बम, 2 बड़े एटम बम 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945, नागासाकी हिरोशिमा दो स्थानों पर एटम बम जिसमें एक प्लूटोनियम आधारित और एक यूरेनियम आधारित यानी दोनों प्रकार के एटम बम्स का प्रयोग करके जांच किया गया कि इसकी शक्ति क्षमता क्या है। लेकिन इस जांच महाविनाश में लाखों लोग तुरंत मृत्यु के काल में समा गए, तो हजारों लोग बेघर हो गए। कहा जाता है कि आज भी इस यूरेनियम के रेडिएशन वहां पर पाए जाते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर जीवों का नुकसान। अब सोचने वाली बात है कि यह एटम बॉम्ब जिनकी क्षमता 7 से 8 किलो जैसी स्थिति में थी, इन्हें अगर गिराया गया और 50 साल 60 सालों के बाद इसका प्रभाव देखा जा रहा है, इसने लाख लोगों को समाप्त कर दिया और मात्र 2 बॉम्ब की स्थिति
में ये था, अमेरिका के पास और अन्य देशों के पास ऐसे भी बॉम्ब्स हैं जिनमें 1000 किलो यूरेनियम का उपयोग, और ऐसे 15,000 से 20,000 25,000 बॉम्ब अमेरिका के पास, रशिया के पास, चाइना के पास घोषित रूप से हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कहीं विश्व में ऐसा युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया और विश्व के लगभग वर्तमान में 8 से अधिक देशों के पास एटम बॉम्ब है, और अगर इन्होंने एटम बॉम्ब्स का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया, हजारों एटम बॉम्ब तोड़ दिए गए, तो पृथ्वी का वर्तमान नक्शा बदल जाएगा और जीवन हम सोचने वाली बात है कि यूरेनियम बॉम्ब कितना खतरनाक, एटम बॉम्ब कितना खतरनाक, प्लूटोनियम या रेडियोएक्टिव मटेरियल्स से बने बॉम्ब्स हो सके तो इसे पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्य को यह सोचना चाहिए अगर मानवता ही नहीं रह जाएगी, ह्यूमैनिटी ही नहीं रह जाएगी, मानव प्रजाति ही नहीं रह जाएगी, तो किसकी जीत होगी और किसकी हार? मनुष्य खुद से और अपने विचारों पर नियंत्रण रख ले और इस प्रकार की बॉम्ब्स को समाप्त कर दे, इनका प्रयोग वर्जित कर दे, इनके निर्माण को समाप्त कर दिया जाए, इन्हें डिफ्यूज कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा मानव संख्या से मानव प्रजाति की सुरक्षा। क्योंकि आज जिस ग्लोबल वार्मिंग, जिस प्रदूषण और एटमॉस्फेरिक समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, अगर बॉम्ब फटे तो समस्याओं से गुजरने लायक स्थिति में हम ना होंगे। एटम बॉम्ब्स पर नियंत्रण हम चलते हैं, देखते हैं एटम बॉम्ब्स से क्या क्या नुकसान है। अगर ये खंडन हो और इसके रेडिएशन फैले तो इस मानव को क्या क्या नुकसान होगा। तो एक एटम बॉम्ब से रेडिएशन क्या फैलते हैं, तो यूरेनियम रेडियोधर्मी विकिरण से होने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि यूरेनियम प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, परिणाम का यूरिन उत्सर्जन अधिक होने लगेगा, अतः किडनी संबंधी रोग उत्पन्न होता है। तो एक बड़ी समस्या है, प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए, यूरिन का उत्सर्जन अधिक होने लगे, किडनी संबंधी रोग उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर एटम बॉम्ब्स फटेंगे तो शायद दुनिया में लाखों लोग डायलिसिस मशीन पर किडनी की रोग, लगभग डायलिसिस के 20 साल लोगों को जीना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है डीएनए में परिवर्तन, कैंसर में। डीएनए जो कि प्रोटीन होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, जिससे कि हमारे जो क्रोमोसोम से निर्धारित होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो सूत्र है जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिला है, उससे मानव की नए आगे जनसंतति को तत्व प्रदान होते चले। लेकिन अगर इन डीएनए में परिवर्तन होगा तो मानव की वास्तविक स्वरूपों में परिवर्तन हो सकता है, मानव की स्थितियों में बदलाव होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकता है जो मानव इस प्रकार से जन्म ले सकते हैं जो कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो काफी मेंटली रिगार्डेड होंगे या मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं, या कोई अंग अपंग हो सकते हैं, या कोई नए अंग ऐसे बन सकते हैं जो कि शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो डीएनए में परिवर्तन हो। सबसे बड़ी बात, डीएनए में परिवर्तन होने से कैंसर में वृद्धि हो सकती है। कैंसर क्या है उसकी बात करते हैं तो कैंसर अनवांटेड सेल्स, यानी ऐसे कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में ना भी चाहते हुए उत्पन्न हो जाए। ऐसे कोशिकाएं जिन्हें हम उत्पन्न नहीं करना चाहते या अपने आप जिनकी उत्पत्ति हो जाती है।
उसे हम कैंसर की स्थिति कहते हैं। जनरली कैंसर की स्थिति में मनुष्य के शरीर में कमजोर अंगों पर यह देखा गया है कि जो मस्तिष्क के कोशिका तंत्र हैं उनसे मनुष्य के शरीर में मनुष्य की कोशिकाओं से ऊतकों का यानी टिश्यूज का सेल से जो न्यूरॉन सेल है वो ब्रेक होता है, और न्यूरॉन सेल्स के ब्रेक होने से बड़े पैमाने पर कोशिकाओं को सूचना नहीं मिलता है कि वो ब्रेन से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि उन्हें कितनी मात्रा में अब जनरेशन होना है या कितनी मात्रा में उन्हें मैनिपुलेट होना है। इसी दशा में सेल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स ऑटोमेटिकली विकसित होना शुरू हो जाते हैं, और जिनकी वजह से बड़ी मात्रा में ऐसे सेल्स उत्पन्न होते हैं जो जिनका शरीर से अलग कहा जाए तो संचरण शुरू हो जाता है, और फिर एक ट्यूमर के रूप में ये उभरना शुरू हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये जहर उत्पन्न हो जाता है और इनमें सड़न उत्पन्न होता है जो कि रक्त में जहर के रूप में, और फिर ब्लड कैंसर और तमाम प्रकार की विकृतियां शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डीएनए में परिवर्तन होगा, कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये कैंसर का रूप लेगा और पूरे विश्व में सभी को कैंसर की समस्या देखने को मिलेगी, और ये घातक बीमारी के रूप में। तो आज समझ सकते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कुछ भी नहीं है इसकी तुलना में, लेकिन अगर विश्व में ऐसी स्थिति आ गई कल कि एटमी युद्ध हो गया, तो कोरोना ने तो फिर भी ये है कि चला जाना है। कोरोना तो फिर भी ऐसा है जिसके अंतर्गत 2% 3% की मोर्टेलिटी है यानी डेथ है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी जिस लाइलाज बीमारी मानी जाती है, अगर ये पृथ्वी पर सभी लोगों को या मैक्सिमम लोगों को प्रभावित करेगा तब जीवन कैसी होगी, ये अकल्पनीय है। इसके अलावा तीसरे बिंदु को देखें तो मस्तिष्क में विकार, प्रॉब्लम्स इन माइंड, यानी मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल रिटार्डनेस, कोमा जैसे सिचुएशन आप समझ सकते हैं, पैरालिसिस जैसे सिचुएशन, जो सभी कुछ मस्तिष्क से कोरिलेटेड होता है। और अगर नींद ना आना, कोमा जैसी स्थिति या बहुत से ऐसे मस्तिष्क स्थितियां उत्पन्न हुई तो वास्तविक रूप से मनुष्य का जीवन नरक जैसा दिखने लगेगा। एक अगली महत्वपूर्ण बात है वो है महिला संतानों में वृद्धि या पहली चाइल्ड फीमेल होने की संभावनाएं, क्योंकि इसका कारण होगा गुणसूत्रों में बदलाव होना। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर फीमेल्स की उत्पादन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, और मेल्स के प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो मानव की जो प्रजाति है उसका विकास ही लगभग शून्य हो जाएगा। ये तो ऐसी स्थिति है जिसमें हम ये देखते हैं कि मानव संतति समाप्ति की ओर हो जाएगा, यानी आने वाला जनरेशन समाप्त हो जाएगा। मानव की विकास जनरेशंस उत्पत्ति ही नहीं होगी। पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव होना। प्रतिरक्षा तंत्र, नेगेटिव इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के इस काल में इम्यून सिस्टम की कमजोर होने से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो कोरोना को जल्दी प्रभावित हो जाता है। इम्यून सिस्टम की मजबूती होना जरूरी है, नहीं तो कोरोना जैसे बहुत सी न जाने कितनी बीमारियां मनुष्य को घेर लेंगी। प्रतिरक्षा तंत्र ही कारण है कि एड्स जैसी बीमारियां फैली। एड्स जिसे हम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ऐसे वायरस,
HIV के शरीर में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देते हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र ही नष्ट हो जाएगा तो शरीर को ये भान ही नहीं होगा कि जो वायरस प्रवेश करे हैं उनसे लड़ने के लिए कितनी मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स की उत्पत्ति होनी है। व्हाइट ब्लड सेल्स एक प्रकार से सैनिक होते हैं, हमारे शरीर में लड़ने का काम करते हैं, जो विषाणुओं को, जीवाणुओं को जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको समाप्त करके इस शरीर की रक्षा करते हैं। ऐसी दशा में जब प्रतिरक्षा तंत्र को यह समझ में नहीं आएगा कि उसे किस प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स को निकालना है, प्रोडक्शन करना है, कैसे रक्षा करना है, मस्तिष्क से उसका तंत्र टूट जाएगा तो मस्तिष्क गवर्निंग नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में छोटा सा भी वायरस या जीवाणु या कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो हम उससे लड़ने लायक एंटीबॉडीज पैदा ही नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज कोरोना होने के बाद मनुष्य को एंटीबॉडीज दी जाती हैं, विभिन्न प्रकार के लड़ने की क्षमताओं को विकसित किया जाता है और दवाइयां काम करती हैं और 100 में 98% लोग बच जाते हैं। लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र ही अगर समाप्त हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो गया प्रतिकूल रूप से, ऐसी दशा में जीवन तो लगभग शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक कोरोना होगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। यानी कि सब के सब छोटे से एक विषाणु से, छोटे से एक वायरस से, एक जीवाणु से प्रभावित होकर मर जाएंगे। ये वास्तविक रूप से अकल्पनीय दशा है, क्योंकि जब हम इसकी कल्पना करते हैं तो वर्तमान की दशा को सोचकर एक भयावह स्थिति उत्पन्न होती है कि मनुष्य के लिए जीवन असंभव हो जाएगा और ये ग्रीन प्लैनेट वास्तविक रूप से निर्जीव प्लैनेट हो जाएगा, जैसे कि ब्रह्मांड में और अन्य प्लैनेट्स हमें दिखाई देते हैं जहां जीवन नहीं है। मंगल ग्रह जैसी कुछ स्थिति, मंगल ग्रह को भी ऐसे ही माना जाता है कि शायद वहां कभी जीवन रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां का तापमान बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर जीवन समाप्त हो गया। शायद वहां से जीवन समाप्त होकर हम पृथ्वी पर चले आए। ऐसी कल्पना काफी वैज्ञानिकों ने की है। हो सकता है मंगल ग्रह जैसी स्थिति पृथ्वी पर बन जाए और तब तक यही कहा जा सकता है कि हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह ढूंढ लेना जरूरी है और तब तक एटम बम जैसी घटनाएं ना हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से ये कितना खतरनाक है मनुष्य के लिए, एटमी युद्ध कितना नुकसानदायक है मनुष्य के लिए, ये यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब। और इसलिए निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बने हुए बॉम्ब्स हैं, इन्हें जितना हो सके, इन्हें जितना हो सके समाप्त कर देना चाहिए ताकि मनुष्यता को बनाए रख सके और सुंदर जीवन